क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने किसकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में एक 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। तो दूसरी तरफ फ्रेंच ओपन हाल ही में समाप्त हुआ। फ्रेंच ओपन 2020 का पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? डेल्टा नामक तूफान किस देश से टकराया है? ऐसे ही बड़ी 13 खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 13 अक्टूबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अंतरराष्ट्रीय जूडो महासंघ की ग्रैंड स्लैम 2020 प्रतियोगिता कहां आयोजित होगी? दोस्तों याद रखो, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन की यह ग्रैंड स्लैम 2020 की प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है हंगरी देश में, और जहां हमारे भारत का 5 सदस्यों का एक समूह इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए जाने वाला है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हंगरी। हंगरी के किस शहर में आयोजित होगी? इस इवेंट को आयोजित किया जाएगा हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में। कहां पर? हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में। और कब आयोजित होगी? 23 से 26 अक्टूबर तक यह इवेंट चलेगी। और बात करते हैं हंगरी की, तो हंगरी में इस इवेंट में हमारे भारत का 5 प्रतिनिधियों का समूह जाने वाला है। तो आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में भारतीय जूडो की टीम के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? 5। इसमें 2 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल है, और एक हमारे इस टीम के सदस्य कोच। और महिलाओं की टीम में मणिपुर की 25 वर्षीय सुशीला देवी जो 48 किग्रा भार वर्ग में हिस्सा लेगी, और दिल्ली की 22 वर्षीय तुलिका मान जो 78 किलोग्राम भार वर्ग में शामिल होगी, हिस्सा लेगी। और यह कहां पर आयोजित होने वाली है? हंगरी देश में। तो आप मैप में देखिए, हंगरी देश जिसके अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? स्लोवेकिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, और यहां पर है रोमानिया और यूक्रेन जैसे देशों से घिरा हुआ हंगरी देश, जिसकी कैपिटल का नाम है बुडापेस्ट। और हंगरी की करेंसी क्या है? फॉरेंट। और हंगरी के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? विक्टर ऑर्बन, जो इमेज में देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। और हंगरी को लेकर एक बहुत ही ऐसे समाचार जो चौंकाने वाले हैं वो भी सुर्खियों में रहे थे। वो समाचार क्या थे? तो देखो, हंगरी की जनसंख्या में हर साल 32,000 की कमी आ रही है। हमारे भारत के बिल्कुल विपरीत परिस्थिति है हंगरी की। प्रति वर्ष 32,000 की जनसंख्या की कमी आ रही है। तो वहां के प्रधानमंत्री ने एक घोषणा की। क्या? हंगरी के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिन महिलाओं के 4 या उससे अधिक बच्चे होंगे उन्हें जीवन भर आयकर से छूट दी जाएगी। और इसी बात को लेकर भी हंगरी देश सुर्खियों में था। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में भारत के कितने समुद्री तटों बीच को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है? ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र उसी बीच को दिया जाता है जो सबसे क्लीन हो, यानी कि इसके आसपास कोई भी प्रदूषण न हो। और हाल ही में भारत के ऐसे 8 समुद्री बीच को इस तरह का अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है। यानी कि सही ऑप्शन है 8। लेकिन यह 8 ऐसे कौन कौन से बीच है जो हमारे भारत देश में सबसे स्वच्छ है, जिसको हाल ही में यह ब्लू फ्लैग से सम्मानित किया गया है? यह समुद्री तट है गुजरात के द्वारका में स्थित शिवराजपुर, दूसरा है दीव के घोघला, तीसरा है कर्नाटक का कोसरकोड और पादुबिद्री। यानी कि कर्नाटक के 2 ऐसे बीच है, केरल का कप्पड़, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा, पुरी यानी कि ओडिशा वो गोल्डन, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राधानगर। ऐसे हमारे भारत देश के 8 द्वीप जिसको यह ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है। और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसकी घोषणा की।
ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र बीच को दिए जाने वाला सबसे दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, यानी कि कोई भी बीच को दिया जाने वाला दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान। और इस प्रमाण पत्र पाने से बीच में जो पर्यटकों की संख्या है वो भी बढ़ जाएगी और इसके लिए कड़े पर्यावरणीय, शैक्षणिक, सुरक्षा और सुगमता के कड़े मापदंडों का पालन करना होता है और इस पर दुनिया भर के करोड़ों लोगों का भरोसा होता है। और ऐसे 8 प्रमाण पत्र हमारे भारत के बीच को दिए गए हैं। और ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र कौन प्रदान करती है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन। और इस फाउंडेशन का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? डेनमार्क देश में। और हमारे भारत देश के या पर्यावरण मंत्री ने एक बात तय की है कि आने वाले 5 सालों में ऐसे 100 बीच क्लीन कर दिए जाएंगे जिसको इस तरह का प्रमाण पत्र मिले। आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। फ्रेंच ओपन का पुरुष सिंगल्स फाइनल का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन हाल ही में संपन्न हुआ और यह संपन्न इवेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है राफेल नडाल ने। किसने? राफेल नडाल ने। राफेल नडाल ने किसको हराकर यह फ्रेंच ओपन पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता? नोवाक जोकोविच को। तो यहां आप देख सकते हैं नोवाक जोकोविच को राफेल नडाल ने हराकर यह खिताब अपने नाम किया। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को 6-0, 6-2, 7-5 से हराकर 13वीं बार सिंगल्स का खिताब जीता है। कितनी बार? 13वीं बार यह सिंगल्स का खिताब जीता। और इसके साथ ही नडाल ने रोजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम खिताबी की भी बराबरी कर ली है। यानी कि रोजर फेडरर जो एक टेनिस के जाने माने प्लेयर जिसके इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है यह राफेल नडाल ने। और बात करें इस दोनों खिलाड़ियों की तो कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि राफेल नडाल जो टेनिस के एक जाने माने प्लेयर है वो किस देश के खिलाड़ी है? स्पेन देश के टेनिस प्लेयर है। तो दूसरी तरफ नोवाक जोकोविच वो सर्बिया के एक जाने माने टेनिस प्लेयर है। और यहां आप देख सकते हैं सर्बिया की कैपिटल का नाम क्या है? तो बेलग्रेड। और यह है स्पेन की कैपिटल का नाम क्या है? मैड्रिड। तो दोस्तों यह बात भी याद रख लीजिए। और महिला डबल्स की बात करें तो फ्रेंच ओपन में महिला डबल्स में हंगरी की टीमिया बाबोस और फ्रांस की क्रिस्टिना म्लाडेनोविक की जोड़ी ने अपना खिताब बरकरार रखना। यानी कि पिछले साल ही इसी जोड़ी ने यह फ्रेंच डबल्स का खिताब जीत लिया था महिलाओं की श्रेणी में। और इस जोड़ी ने चिली की एलेक्सा ग्वार्शी और अमेरिका की डिजायर क्रोजिक को 6-4, 7-5 से हराया और यह खिताब अपने नाम कर लिया है, बरकरार रखा है। चौथा क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी ने किसकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया? हमारे प्रधानमंत्री, हमारे भारत देश के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने राजमाता विजया राजे सिंधिया की 100वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में एक 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। और यहां देख सकते हैं राजमाता विजया राजे सिंधिया तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक विजया राजे सिंधिया ग्वालियर की राजमाता के नाम से विख्यात थी। कहां की? ग्वालियर की राजमाता के नाम से विख्यात थी। और यह विशेष स्मारक सिक्का वित्त मंत्रालय ने विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में तैयार किया है। इमेज में देख सकते हैं। तो यह स्मारक सिक्का कितने रुपयों की कीमत वाला है? मूल्य वाला 100। और वे 7 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के लिए सांसद चुनी गई थी। और इसकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में यह स्मारक सिक्का जारी किया गया है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में विश्व गठिया रोग निषेध दिवस कब मनाया गया? इंग्लिश में बोले तो वर्ल्ड आर्थराइटिस डे कब मनाया गया? वर्ल्ड आर्थराइटिस डे प्रति वर्ष मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। यानी कि कल ही 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, हिंदी में कहे तो विश्व गठिया रोग निषेध दिवस मनाया गया। विश्व गठिया रोग निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? गठिया रोग के बारे में लोगों को जागरूक करना तथा सरकार और नीति निर्माताओं को इसके प्रति संवेदनशील बनाना। और यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है।
तो इस साल की थीम क्या रखी गई है? वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 2020 की थीम क्या रखी गई है दोस्तों? मनाया जाता है 12 अक्टूबर को, और इस साल की थीम है इट इज इन योर हैंड टेक एक्शन। क्या? इट्स इन योर हैंड्स टेक एक्शन, जो इस साल की थीम रखी गई है। हिंदी में कहे तो ये आपके हाथ है, कोविड काल में अधिक सुसंगत उपाय करें, जो 2020 के यह वर्ल्ड आर्थराइटिस डे की थीम रखी गई है। यह बात भी याद रख लीजिए। छठा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही भारतमाला परियोजना पूर्ण होने से देश को क्या लाभ होगा? भारतमाला परियोजना चरणबद्ध तरीके से भारत देश में लागू की गई है, और भारतमाला परियोजना लागू करने से पूरे देश में सड़क संपर्क में सुधार होगा। बिल्कुल सही। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि होगी, यह बात भी सही है, और रोजगार सृजन में भी वृद्धि, यानी कि हमारा सही आंसर है उपर्युक्त सभी लाभ होंगे यदि भारतमाला परियोजना पूर्ण की गई तो। और हाल ही में सुर्खियों में क्यों आई? तो देखो, भारतमाला परियोजना के अंतर्गत लगभग 3000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो चुका है। 34,000 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 5,35,000 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय स्वीकृत भी किया गया है, और इसीलिए यह भारतमाला जो परियोजना है वो सुर्खियों में आई है। और ये पढ़िए, इंडियाज बिगेस्ट प्रोजेक्ट क्या है? भारतमाला परियोजना। तो भारतमाला परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से भारतमाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कब से? 2017-18 से। और इस कार्यक्रम की अवधि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक है, यानी कि 5 साल की अवधि के लिए यह भारतमाला परियोजना को चलाया जा रहा है चरणबद्ध तरीके से। सातवां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2020 की थीम क्या है? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, यानी कि 2 दिन पहले ही अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसकी थीम का। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम मेरी आवाज हमारा समान भविष्य। क्या? मेरी आवाज हमारा समान भविष्य, जो इस साल के अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम। और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, प्रत्येक साल में 11 अक्टूबर को। और इस साल विश्व में 8वां अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस को पहली बार कब मनाया गया था? साल 2012 में पहली बार मनाया गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। और इसकी जो थीम है उसी के बारे में हमें याद रखना चाहिए। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह दिवस मनाने का उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण करना तथा उनके समक्ष आने वाली चुनौतियां एवं कठिनाइयों की पहचान करना है। और पिछले कुछ थीम की बात करें तो पहले अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या रखी गई थी? बाल विवाह की समाप्ति। क्या? बाल विवाह की समाप्ति 2012 में जब पहला यह महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया तो यह थीम। और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2019 की थीम क्या है? गर्ल फोर्स अनस्क्रिप्टेड एंड अनस्टॉपेबल। और इस साल 2020 के यह अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम है मेरी आवाज हमारा समान भविष्य। इंग्लिश में बोले तो माई वॉइस अवर इक्वल फ्यूचर, जो इस साल की थीम है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में लुइसियाना, टेक्सास और मिसिसिपी राज्यों को प्रभावित करने वाले तूफान का नाम क्या था? दोस्तों, एक अमेरिका के आसपास में यह लुइसियाना, टेक्सास और मिसिसिपी इन राज्यों को प्रभावित करने वाला यह तूफान जिसका नाम था डेल्टा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, डेल्टा। और कोई भी तूफान आता है तो इसकी जो हवा की रफ्तार है उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो श्रेणी 2 का तूफान डेल्टा अमेरिका के गल्फ तट पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया और 3 राज्यों को प्रभावित किया। और डेल्टा अमेरिका में दस्तक देने वाला 10वां नामित तूफान है। 1 महीने पहले श्रेणी 4 के तूफान जिसका नाम था लौरा, मैंने आपको बताया था, लौरा ने लुइसियाना में जमकर तबाही मचाई थी और तूफान लौरा के कारण 40 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई थी। और बात करते हैं इसी डेल्टा तूफान की, तो 2005 में एक तूफान आया था, इसी का नाम भी डेल्टा रखा गया था।
साल 2005 के नवंबर महीने में एक अमेरिका में एक अन्य भीषण तूफान आया था, उसका भी नाम डेल्टा ही रखा गया था। और 2020 में जब तूफान आया, इसका नाम भी डेल्टा। नवा क्वेश्चन, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष किसको चुना गया? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, और इसके वर्तमान अध्यक्ष के रूप में चुना गया है नीलेश शाह को। यानी कि सही आंसर है ऑप्शन ए, नीलेश शाह, जो इमेज में देख सकते हैं। नीलेश शाह को दोबारा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष चुना गया, और इससे पहले उन्हें 2019 में भी इस पद पर चुना गया था, और 2020 के लिए भी अध्यक्ष बन गए हैं। और सौरभ नानवती को पुनः एएमएफआई का उपाध्यक्ष चुना गया है। एएमएफआई का गठन 22 अगस्त 1995 को एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में किया गया था। अब तक सभी 44 परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां जो सेबी के साथ पंजीकृत है। और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के वर्तमान सीईओ कौन है? एस वेंकटेश। 10वां क्वेश्चन, ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो एक फॉर्मूला 1 कार रेस है, इसको फिर से जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। यानी कि सही ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, और मर्सिडीज के वे ड्राइवर है, इमेज में देख सकते हैं। तो यह एफिल ग्रैंड प्रिक्स के इतिहास की पहली रेस है, यानी कि यह इसकी पहली रेस है। और रेसर लुइस हैमिल्टन वो ग्रेट ब्रिटेन मर्सिडीज से जुड़े हुए हैं। उन्होंने जर्मन में नूरबर्ग के नूरब्रागिंग में आयोजित 2020 के एफिल्ड ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है। और दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन रहे? और लुइस हैमिल्टन के नाम एक और भी बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड बन गया है। लुइस हैमिल्टन की इस सीजन की 7वीं जीत और करियर की 51वीं की जीत है, यानी कि 90 से एक ज्यादा 91वीं जीत है, जिसका मुकाम अब तक केवल माइकल शूमाकर पहुंच पाए थे। यानी कि अब एक बार एक तरह रेस जीत लेते हैं लुइस हैमिल्टन, तो माइकल शूमाकर का जो रिकॉर्ड है उसे तोड़ देंगे। और इस रेस में मैक्स वेस्टरपेन जो रेड बुल और नीदरलैंड से है वो दूसरे स्थान पर रहे, और डेनियल रिकार्डो वो ऑस्ट्रेलिया के हैं और रेनॉल्ट से जुड़े हुए हैं, वो तीसरे स्थान पर रहे थे। 11वां क्वेश्चन, ऑक्सफैम द्वारा जारी स्वास्थ्य व्यय सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? ऑक्सफैम द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट को जारी किया गया, और स्वास्थ्य व्यय सूचकांक में भारत बहुत पिछड़े स्थान पर रहा है। 158 देशों की सूची में 155वें स्थान पर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 155वें स्थान पर। ऑक्सफैम के मुताबिक भारत स्वास्थ्य पर अपने बजट का ओनली फॉर 4% कम खर्च करता है, और सर्वेक्षण डेटा शो इंडिया ने अपने बजट का 4% से कम स्वास्थ्य पर खर्च किया, और स्वास्थ्य व्यय सूचकांक पर 155वें स्थान पर रहा, और इसका स्वास्थ्य बजट दुनिया में चौथा सबसे कम है। तो यह हमारे भारत देश के बारे में चौंकाने वाला एक रैंकिंग स्थान। और वैश्विक स्तर पर ऑक्सफैम की रिपोर्ट में पाया गया है कि सर्वेक्षण में शामिल 158 देशों में से केवल 26 स्वास्थ्य पर अपने बजट के अनुशंसित 15% खर्च कर रहे हैं। यानी कि तकरीबन 158 देशों में से ऐसे 26 देश हैं जो अपने बजट के 15% हिस्सा जो स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है। लेकिन भारत है वो 158 देशों की सूची में 155वें स्थान पर रहा, और यह रिपोर्ट आई है ऑक्सफैम के द्वारा। तो ऑक्सफैम का पूरा नाम क्या होता है? ऑक्सफोर्ड कमिटी फॉर फेमाइन रिलीफ, जिसकी स्थापना 1942 में हुई, और ऑक्सफैम 20 स्वतंत्र चैरिटेबल संगठनों का एक संघ है जो वैश्विक गरीबों के उन्मूलन पर केंद्रित है, जिसने यह रिपोर्ट जारी की। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में के उषा का निधन हो गया। वे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? के उषा वो केरल राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, जिसका हाल ही में देहावसान हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल राज्य। तो न्यायमूर्ति के उषा ने 1991 से 2000 के दौरान एक न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दी।
इसके बाद जब उन्हें 2000 से 2001 तक केरल उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो न्यायमूर्ति उषा बार से उच्च न्यायालय न्यायपालिका में शामिल होने वाली पहली महिला बनी और मुख्य न्यायाधीश भी बनी थी। किस राज्य की? केरल राज्य की। और बात करते हैं केरल राज्य की, तो केरल की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई, लेकिन केरल से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन कोविड-19 के चलते सुर्खियों में रहा था। क्या? निम्न में से किस हेतु बेवक्यू ऐप का उपयोग केरल में किया जाएगा? शराब वितरित करने के लिए एक बेवक्यू नामक एप्लीकेशन, इसको कहां लॉन्च किया गया था? केरल में उपयोग किया गया था, क्योंकि कोविड-19 का संक्रमण न फैले। 13वां क्वेश्चन, लैंसेट के मतानुसार भारत कब तक जापान को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पीछे छोड़ देगा? लैंसेट के मतानुसार भारत जापान को 2050 तक यह तीसरी अर्थव्यवस्था के मामले में पीछे छोड़ देगा, यानी कि सही आंसर है 2050। और यह बात किसने कही है? मेडिकल जर्नल लैंसेट की स्टडी ने वर्किंग एज अ पॉपुलेशन के आधार पर एक हाल ही में रिपोर्ट जारी की है, और लैंसेट ने 2017 को बेस ईयर माना है और इसी को ध्यान में रखते हुए यह रिपोर्ट की बात कही। तो 2017 में भारत की इकोनॉमी विश्व में 7वें नंबर पर थी, यानी कि भारत 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था विश्व में। और रिपोर्ट के मुताबिक 2050 में चीन की इकोनॉमी अमेरिका से भी बड़ी हो जाएगी। है ना चौंकाने वाला आंकड़ा? अमेरिका से भी बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन जाएगा चीन। कब तक? 2050 तक। भारत और जापान की बात करें तो भारत जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा 2050 तक, और 2030 में भारत चौथे पायदान पर होगा, अमेरिका पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर चीन, और उसके बाद जापान और भारत का नंबर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार किसको देने की घोषणा की गई? 2020 का नोबेल का शांति पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विश्व खाद्य कार्यक्रम, और इसका सही आंसर दिया है दीपिका मेवाड़ा फ्रॉम मध्य प्रदेश उज्जैन से। कन्हैया लाल ने इसके बारे में डिटेल में बताया, बहुत बहुत थैंक यू। मुकेश कुकड़िया ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, और वो गुजरात राजकोट जसदन बरवाला से। योगेश रावत फ्रॉम गुजरात दाहोद से। इसी के साथ हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है करण सथवारा, परमार करीना फ्रॉम गिर सोमनाथ, सर्जना पटेल फ्रॉम वलसाड से, प्रज्वल कामले महाराष्ट्र के वर्धा से, सोलंकी मनोज फ्रॉम गुजरात सुरेंद्रनगर से। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। इसी के साथ साथ अरबाज खान भी इसके बारे में डिटेल में बता रहे हैं कि इसका हेडक्वार्टर है वो इटली के रोम में है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना 1961 में हुई थी। और भावना रोहित फ्रॉम नडियाद से, संजय राठौड़ फ्रॉम गुजरात आणंद से, और अकरम हसन फ्रॉम उत्तर प्रदेश के कैराना से। इन सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। फ्रेंच ओपन का महिला सिंगल्स फाइनल का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? 4 यहां टेनिस महिला प्लेयर के नाम आपकी स्क्रीन पर है। सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, और कल के वीडियो में हम इस कमेंट की बात करेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।